काफ़ी लंबे समय से हमने कोई वीडियो नहीं डाला था। क्योंकि समाज की जो अव्यवस्था है वो देखते हुए मुझे लगा कि भाई कौन सा समाज सुधरने वाला है, क्या व्यर्थ में चिंतन करना। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं और उन पर बिना कुछ कहे रहा भी नहीं जाता। अभी समाजवादी पार्टी के नेता, अध्यक्ष, सर्वे सर्वा पढ़े लिखे यादव अखिलेश भैया ने कहा कि भाई जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशालाएं खोलते हैं, और हमें सुगंध पसंद है तो हम इत्र के पार्क बनाते हैं। तो गौशाला और इत्र, दुर्गंध और सुगंध, इन दो बातों का तालमेल क्या है? इन दो बातों का तालमेल ये है कि भारतीय परंपरा में गौशाला यादवों, ग्वालों, गोपों और अहीरों का परंपरागत व्यवसाय रहा है, परंपरागत वृत्ति रही है। और आज भी बहुत बड़ी संख्या में बहुसंख्यक जो गांव में यादव समुदाय है, आज भी गौधन में उनका एक स्वतंत्र स्थान है। तो परंपरागत रूप से जो यादव समुदाय है, जो गोप समुदाय है, जो अहीर समुदाय है, अब इसमें कौन क्षत्रिय है कौन शूद्र है ये सब व्यर्थ की बात है, इन बातों पर हम नहीं पढ़ते। लेकिन हाँ, एक परंपरागत वृत्ति के आधार पर अगर बात करें तो गौशालाएं, गायों को अपना धन मानना, ये यादवों, अहीरों और गोपों का पारंपरिक व्यवसाय रहा है भारत में। इत्र का हमारे यहाँ कभी व्यवसाय नहीं रहा। हमारे यहाँ फूलों की सुगंध अथवा फिर चंदन की सुगंध, ये जो फ्रेग्रेंस है जिसे आज हम इत्र कहते हैं, सेंट कहते हैं, ये जो लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है, इस लिक्विड फॉर्म को तैयार करने की कोई व्यावहारिक परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में तो थी नहीं। हमारे यहाँ भगवान को फूल चढ़ता था, सुगंध के लिए अष्टगंध चढ़ता था, चंदन चढ़ता था, और हम भगवान की पूजा उसी से करते थे। हमारे यहाँ चंदन और रोली सुगंध के लिए नहीं लगाई जाती थी, उसके अपने कारण थे। तो ये जो इत्र है, ये भारतीय परंपरा में ना तो ब्राह्मणों का वृत्ति विशिष्ट कार्य था और ना ही माली का, क्योंकि फूलों का व्यापार तो मालियों का रहा है। और माली भी फ्रेग्रेंस नहीं बनाते थे, वो एसेंस नहीं निकालते थे, वो इत्र नहीं बनाते थे, वो फूल ही बेचते थे। तो इत्र भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। इत्र दरअसल इस्लाम के साथ आया, मुगलों के साथ आया। मुगलों के साथ इत्र इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ भगवान को सुगंधित फूल चढ़ाने का विधान रहा है, अलग से सेंट चढ़ाने का कोई विधान नहीं रहा। मुसलमानों में फूल के इत्र को लगाना उनकी परंपरा रहा है, और वो इसलिए रहा है क्योंकि उन्हें 8 दिन स्नान करने की उनके यहाँ मजहबी मनाही है। तो चूंकि जब 8 दिन स्नान नहीं करेंगे और अरब जैसे गर्म प्रदेश में रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है पसीना आएगा, दुर्गंध होगी। तो इस दुर्गंध से बचने के लिए उन्होंने इत्र लगाने की परंपरा डाली थी। तो उनके हिसाब से वो ठीक था। और इस तरह इत्र जो है वो हिंदू संस्कृति का अंग नहीं है, इत्र मुस्लिम संस्कृति का अंग है। तो जहां तक बात है गौशाला की दुर्गंध और इत्र की सुगंध, स्वाभाविक सी बात है ये पूरी तरह हिंदू और मुस्लिम मानसिकता का अंतर है। और दूसरी बात है, ये यादव समुदाय को गाली भी है। किसी को इत्र पसंद हो और वो इत्र के कारखाने बनावे, वो इत्र के पार्क बनावे, ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब उसकी जो समझ है वो करे। लेकिन आप अपनी पसंद के चक्कर में किसी को गाली तो नहीं दे सकते। गौशाला को दुर्गंध का केंद्र कहकर पढ़े लिखे यादव अखिलेश भैया ने पूरे भारत के यादव समाज को गाली दे दी। हजारों वर्षों की यादवों, गोपों और अहीरों की परंपरा को गाली दी। तो यादव समझाए, विचार करे। जो लोग अखिलेश भैया कहते हुए घूम रहे हैं,
अथवा जो लोग पढ़े लिखे अखिलेश भैया कहते हुए घूमते हैं, कम से कम उन लोगों को आज ये सोचना तो चाहिए कि तुम्हारे पढ़े लिखे अखिलेश भैया ने तुम्हारे पूरे वंश परंपरा को, अनादिकालीन रूप से चली आ रही वंश परंपरा को अपमानित किया या सम्मानित किया। और अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह का होता है तो इससे तो हमारे अनपढ़ शूद्र ही अच्छे थे। कम से कम उनमें इतनी उद्दंडता, इतना नकारापन, इतनी आत्मिक कुंठा अपने ही समुदाय के प्रति, अपने ही जाति के प्रति, अपने ही समाज के प्रति कभी नहीं की। जो व्यक्ति खुलेआम गर्व से कहो हम शूद्र हैं चिल्ला रहा हो, जो व्यक्ति इतना पतित मस्तिष्क का है, जो लोग इतने पतित मस्तिष्क के हैं कि जो व्यक्तिगत ईर्ष्या और द्वेष के चलते पूरे पूरे अपने ही समाज को, अपने ही भाई बंधुओं को, अपने ही माँ बाप को, अपने ही वंश परंपरा को गाली दे सकते हैं, वो इस धराधाम पर बोझ है कि नहीं, ये उन लोगों को जरूर विचार करना चाहिए जिन्हें लगता है कि भारत को सेकुलर होना चाहिए, मनुस्मृति विभाजनकारी है, विभेदकारी है। ऐसे लोगों को जरूर विचार करना चाहिए। तनोतना सदा